ज्योग्राफी विद मैप, भूगोल को मानचित्र की सहायता से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि जिससे कि आपके माइंड में वो चिपक जाए, छूटे ना। भविष्य में भी कहीं और भी आपको जरूरत पड़े तो ज्योग्राफी आपको लगे कि अरे बड़ा आसान था, ये तो बेवजह हम टेंशन ले रहे थे सब्जेक्ट से। कुछ ऐसा पढ़ेंगे। मैं टॉपिक वगैरह, कंटेंट वगैरह आपको दे दूंगा, जो मैं क्लास आपको यहां पढ़ाऊंगा मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी, बस आप उनका प्रयोग करते रहिएगा। आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं कल आपको ये सारी चीज बताऊंगा कि कहां पर उपलब्ध होगा, ठीक। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास को। पहले मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा, क्या क्या कंटेंट होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। टॉपिक है आपके सामने ज्योग्राफी, भूगोल। पहले तो मैं आपके सामने एक बार सिलेबस का पूरा ब्यौरा दिला देता हूं। सिलेबस क्या है? पहला टॉपिक रहेगा सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारी पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, मैप के थ्रू पढ़ेंगे सभी। तीसरा जो इसमें आप देखिए टॉपिक सामान्य भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल पढ़ेंगे हम। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक क्या होगा? फिजिकल का मतलब क्या होता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। आप देख रहे हो स्फीयर, स्फीयर, समझ गए? मंडल। लिथो का मतलब जमीन, एटमो का मतलब क्या है? वायु, हाइड्रो का मतलब जल, और बायो का मतलब जहां ये तीनों मिल जाएं, जहां जीव होंगे। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ेंगे, चारों हेडिंग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में जी, भौतिक भूगोल में। ठीक, पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा सिलेबस जब आपके पास पहुंच जाएगा, और ये जो क्लास में आज पढ़ाऊंगा ना, ये आपके पास मैं गुप्ता क्लासेस की वेबसाइट पे डाल दूंगा, और कल फिर मैं आपको वहां से डाउनलोड करने का मेथड बता दूंगा। पूरी क्लास आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक, रजिस्टर पर आप दूसरा कंटेंट लिखें, जिससे कि आपकी समझ बढ़ती रहे। नेक्स्ट जो होगा सामाजिक भूगोल होगा। सामाजिक भूगोल का मतलब है हमारे आसपास के लोग, समाज किससे मिलकर बना होता है। प्रजाति, स्पेसीज, जैसे प्रजाति, जनजाति तथा जनसंख्या, जैसे किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, ट्राइब्स रहती हैं, प्रजाति कौन सी है, पॉपुलेशन किसकी कहां ज्यादा है, किसकी कहां कम है, विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कैपिटल कौन सा है, सिटी कौन सा है, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, किस तरीके से नगरीकरण होता है, ये सारे टॉपिक हम यहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का मतलब है कि जिससे हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी होती हों। आर्थिक जरूरतें का मतलब क्या है? इकोनॉमिक जो डिमांड है हमारी वो फुलफिल होती हों, वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। क्या क्या पढ़ेंगे उसमें हम? जंगल पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे एंड ग्रासलैंड पढ़ेंगे। विश्व में वन कहां पर है और घास के मैदान कहां कहां पर हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स, खनिज, जैसे डायमंड कहां पर है, गोल्ड कहां पर है, मैग्नीज कहां पर है, एल्यूमिनियम कहां पर है, आयरन कहां पर है, टीन कहां पर है, अभ्रक कहां पर है, पटसन कहां पर है, ठीक है, कोयला कहां पर है, ये सारा कुछ, तेल कहां पर है, ये मिनरल्स रिसोर्सेस में पढ़ेंगे। फिर कृषि, एग्रीकल्चर, भारत में कितने टाइप की एग्रीकल्चर होती है, कौन सी फसल कब उगाई जाती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है, दुनिया में कौन कौन सी फसलें कहां कहां पर उगाई जाती है, दुनिया में उन देशों का स्थान कौन सा है और भारत में उन राज्यों का स्थान कौन सा है। ये इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। जैसे इंडस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, मैंने आपसे कहा जमशेदपुर टाटा, टिस्को कंपनी, राउरकेला स्टील कंपनी, ये कहां कहां पर हैं, उद्योग, इंडस्ट्री पढ़ेंगे। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे हम 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब वायुयान, वायु मार्ग से जाने वाले ट्रांसपोर्ट, कहां कहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कैसे रास्ता है, उनका रूट कैसे है। जल परिवहन, पोर्ट एंड रोडवेज और रेलवेज, ये ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, किस महाद्वीप की क्या खासियत है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका क्या है, अफ्रीका की क्या खासियत, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका। नेक्स्ट भारत का भूगोल, फिर इंडिया के ज्योग्राफी पे आएंगे।
इंडिया की ज्योग्राफी में ये 9 टॉपिक हम पूरा करेंगे। जो वहां पर टॉपिक पूरे किए हैं वो इंडिया के रेफरेंस में पूरा करेंगे। भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भारत का परिचय पढ़ेंगे, भौतिक विन्यास, फिजिको ज्योग्राफी, ड्रेनिंग सिस्टम, भारत की नदियां, भारत की क्लाइमेट, भारत की एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सॉइल, नेचुरल वेजिटेरियंस एंड वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ये भारत के रेफरेंस में पढ़ेंगे। अगर इतना पढ़ लिया तो पीसीएस, उत्तर प्रदेश दरोगा, समीक्षा अधिकारी, एसएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए, सीडीएस, लेखपाल, पटवारी, पुलिस, कोई परीक्षा में जहां ज्योग्राफी आता है आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक, अगर इतना पढ़ लिया तो पहली हेडिंग हम शुरू कर रहे हैं, सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी में पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। अपना पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ते चलिएगा। पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को सभी को जानना आवश्यक है। वो फैक्ट्स क्या हैं? वो फैक्ट्स देखिएगा पृथ्वी के संबंध में। अबाउट द अर्थ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। तो एक परीक्षा हुई जिसका नाम एसएससी सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है? पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है? द एज ऑफ अर्थ। ये सारा डेटा दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बस आप पढ़ते रहिएगा। आयु पृथ्वी की है 4.5 से यानी 4.5 बिलियन से 4.6 बिलियन के बीच में। ठीक है, पृथ्वी की जो आयु है 4.5 बिलियन से 4.6 बिलियन के बीच में है, ये आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वी की आयु मापने के लिए देखो, अभी आईएएस में आया 1999 और उत्तर प्रदेश पुलिस में आया, मतलब एसआई में 2006। क्या पूछा? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी की आयु, द एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आयु कौन से पद्धति के द्वारा निकाला गया? उस पद्धति का नाम था यूरेनियम लीड डेट। याद रखना, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से तो पता यह चलता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे की आयु कितनी है। अगर कोई पूछे स्वयं पृथ्वी की आयु का ज्ञात कैसे हुआ, तो आप बताएंगे यूरेनियम डेटिंग मेथड से। यूरेनियम डेटिंग मेथड से परीक्षा में सवाल आया है तो मैंने लिख दिया है, जहां जहां जो सवाल आया नीचे लिखा मिलेगा आपको। आईएएस 1999 में सवाल पूछा गया और उत्तर प्रदेश एसआई में 2006 में सवाल पूछा गया। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को याद रखना होगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब पृथ्वी के बारे में थोड़े थोड़े आंकड़े पढ़ रहे हैं तो मैं आपके सामने पूरा लिख के लेके आ गया हूं, स्लाइड आपके सामने है, बस ये पढ़ते चलना है, बस इतना। ये इधर तो मैंने आपको बताया किस तरीके से यूरेनियम डेटिंग का सिस्टम है, ये पूरा साइंस का सिस्टम है, ये आईएएस में काम आएगा, लेकिन इसका इधर नहीं, केवल इधर वाला पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद पृथ्वी का आकार, साइज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार हम कैसे कहें? तो देखो ये पृथ्वी का आकार मैंने आपको दिखाया है, ये पृथ्वी है। तो अगर मैं पृथ्वी के आकार की बात करूं तो पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा है, ऐसे गोल नहीं है। कैसा है? चपटा है। चपटे का मतलब पृथ्वी का आकार ओबलेट है, लिखते हैं ना, द शेप ऑफ अर्थ क्या है? ओबलेट। ओबलेट, ओबलेट का मतलब क्या होता है? गोलाभ। किसी फल से तुलना की जाए तो किसी फल का नाम लोगे तो फल का नाम लेना संतरा। पृथ्वी का आकार कैसा है? संतरे के आकार जैसा है, ओबलेट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ओबलेट फॉर्म में है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में आते हैं, बस आप लिखते चलिएगा, आपको इसका लाभ भरपूर मिलेगा। देखो मैं वापस कह रहा हूं, जितनी ये क्लास ले रहे हो, आईएएस दो, पीसीएस दो, एसआई दो, कुछ भी दो, सब जगह काम आएगा भैया, कोई चीज नहीं छोड़ने वाला, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाभ है, ओबलेट शेप है। ठीक, ओबलेट का मतलब गोला नहीं है, ओबलेट का मतलब पूरा गोल नहीं है। ऐसे समझो जैसे संतरा ऊपर और नीचे से पिचका सा होता है ना, बीच में पेट निकला सा होता है, ऐसा पृथ्वी का आकार है, शेप है। ये समझ गए आप? ठीक है, अगर ये बात समझ गए होंगे, एक बात बताओ, मैंने पृथ्वी के बीचों बीच पैमाना लगा रखा है, इंची टेप लगा रखा है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? अब एक बात बताओ, जब पृथ्वी बीच में ऊपर से ऐसे दबा दी पृथ्वी को तो बीच में से फैल गई, तो इसका मतलब अगर बीच में से मैं ऐसे नापूंगा पृथ्वी को तो वो ज्यादा मिलेगी, परिधि सरकमफेरेंस पृथ्वी की ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ऊपर से तो दबा दी तो बीच में से फैल गई। अब मैं ऐसे इंची टेप लेके चलूंगा तो
वो ज्यादा बड़ी दिखेगी। तो भूमध्य रेखा परिधि कितनी है, ध्यान देना, लिखते रहना, 40,076 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी का क्या लिखोगे इसको, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितना है, कितना है, देखो परीक्षा कहां है, उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस 2010 और 2016 उत्तराखंड में पूछे गए दोनों बार सवाल ये, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर। जहां जहां जो परीक्षा में सवाल आने की उम्मीद रहती है, मैं वो सारे फैक्ट्स लेके आ गया आपके लिए, सारे फैक्ट्स लेके आया, कोई छूटेगा नहीं चीजें, ठीक है। भूमध्य रेखा परिधि, अब आप कहोगे सर इसके बारे में थोड़ा सा बता तो दो, आप ये तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा आप हमें ये भी बताओ कि कौन सी भूमध्य रेखा परिधि है, तो ये भी मैं बता देता हूं भैया, थोड़ा सा आपको स्क्रीन में ले आता हूं। चलिए, जो मैं बातें कर रहा हूं आपके सामने वो सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाए। तो मैं अभी जो आपसे सवाल की बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि जो पृथ्वी है भूमध्य रेखा परिधि, तो आप कहेंगे सर पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा परिधि वो कैसी है, तो ऐसे समझो, ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी ये है तो अगर मैं यहां से यहां तक इसे नापने लगा ऐसे ऐसे, अब आप कहोगे सर कैसे नापेगी, इसका एक एग्जैक्ट डायग्राम दिखा दो तो शायद क्लियर हो जाएगा, तो ये भी दिखा देता हूं भैया, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। यहां समझो, ये पृथ्वी है। अब जो ये पृथ्वी है, अगर मैं इसको ऐसे नाप दूं, ऐसे मैं डायग्राम इस वजह से लेके आया जिससे कि पृथ्वी आपको दिख जाए, ऐसे चारों तरफ ऐसे घुमा दूं तो ये कितने किलोमीटर है, 40,076 किलोमीटर। लिखते रहना, पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि, ठीक है। अगर मैं अब मीटर यहां से नापूं, यहां से अगर मैं ऐसे नाप रहा हूं, ऐसे मतलब समझ रहे हो, ये पूरा ऐसे है, तो ये कितना बनता है, ये कितना बनता है, 40,000 ये 40,076 है, और जो दूसरा फैक्ट है वो कितना भैया, 40,008 किलोमीटर। कितना है, अगर मैं ऐसे नाप दूं, समझ गए, अगर ऐसे नापूंगा कितना है, 40,008 किलोमीटर है। तो ये दोनों बात क्लियर हो गई। तो इसको किस तरीके से नापेंगे, ध्रुवीय परिधि, पोलर सरकमफेरेंस कितनी है, 40,008 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितनी है, 40,076। भूमध्य रेखा परिधि और ध्रुवीय परिधि दोनों बात यहां पर क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा व्यास। अब देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, अगर ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी थोड़ी सी गोल सी बन गई है, ऐसे चपटी बना दो, मतलब ऐसे है ये, सही है, मतलब चपट, ठीक, बीच में ज्यादा है, ये उल्टा डायग्राम सा बन गया है ना। तो जो ये है इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, भूमध्य रेखीय डायमीटर एट इक्वेटर 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर है। और जो ये वाली पूरी डायमीटर है, डायमीटर का मतलब समझ रहे हो, ऐसे समझो पृथ्वी के बीच में से ऊपर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में एक सुई धागा, सुई से ऊपर धागा निकाला और नॉर्थ पोल से घुसे और साउथ पोल पे निकल गए, तो ये कितने किलोमीटर होगा, 12,714 किलोमीटर। कितना होगा, 12,714 किलोमीटर। ये क्या होता है, ध्रुवीय व्यास। क्या होता है ये, ध्रुवीय व्यास। तो ये बात क्लियर हो गई। और भूमध्य रेखा व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। बात क्लियर है यहां तक, दोनों वर्ड्स लिखते रहना। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगर ये लिख लिया है आपने, इसके बाद है पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति कैसी बताई मैंने अभी आपको, ओबलेट, शेप ऑफ द अर्थ कैसा, ओबलेट, इसको याद रखना है, ठीक। या इसी को बोलते हैं स्प्रॉइड, या इसी का नाम है जियोइड। ये तीनों चारों नाम याद रखना। आईएएस 2003 में सवाल पूछा गया है। देखो आईएएस में सवाल क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, पृथ्वी की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। आईएएस पीपी का मतलब जानते हो, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का मतलब प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा गया, पृथ्वी की आकृति ओबलेट, स्फेरॉइड या जियोइड इस प्रकार की है। इसी को बोलते हैं गोलाब, इसी को बोलते हैं गोलाब। बात समझ में आई यहां तक आपको। अब सवाल है, किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। एरिस्टोटल,
एरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक, एरिस्टोटल क्या था? एक दार्शनिक था, अरस्तु बोलते हो, अरस्तु। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछे अरस्तु क्या है, तो आप लोगों को यह याद रखना है SPAA। ये दार्शनिक हैं, थिंकर हैं, थिंकर हैं ये। क्या याद रखोगे? ए से क्या बनता? अलेक्जेंडर। ए से क्या बनता? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर मतलब समझ गए? आपने एक नाम सुना, सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर बोलते हैं। अलेक्जेंडर के गुरु का नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात, सोक्रेट्स। तो ये वर्ड याद रखना, स्पा। तो इसमें अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने क्या बताया था? पृथ्वी का आकार गोलाकार है। ठीक, कब बताया था? डिस्क्राइब अर्थ एज अ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी बताया था। एक फिलोसफर है, यस सर। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं एरिस्टोटल को, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पितामह का नाम अरस्तु है, एरिस्टोटल है। ठीक, और अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपसे कोई सवाल पूछे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कौन है, तो आप बोलेंगे अरस्तु ही है। देखो अरस्तु कितने सब्जेक्टों का फादर है? 3 सब्जेक्टों का पितामह है। ठीक, कौन कौन से सब्जेक्टों का पितामह है? और अच्छा एक बात और बता देता हूं, जब यहीं पे सवाल आया, एक परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2018 में दरोगा की परीक्षा हुई। उसमें सवाल पूछा गया, जो भूमिका पश्चिम में अरस्तु की है, जो भूमिका पश्चिम में अरस्तु की है, हिंदी साहित्य में सवाल पूछा गया था। ये उत्तर प्रदेश दरोगा में हिंदी आती है, जहां जहां हिंदी आती है इसका मतलब समझेंगे परीक्षा में सवाल बन सकता है। ये जो भूमिका यूरोप में अरस्तु की है, भारत में वह भूमिका किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, याद रखना। जैसे फिलोसफर कौन थे? अरस्तु थे, उतनी ही भूमिका भारत में किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। आलोचना जबरदस्त। जब भी रामचंद्र शुक्ल का साहित्य में नाम आ जाए तो 3 तोपों से सलाम देना, 3 तोपों से। बड़े जबरदस्त व्यक्ति, जो बोल दिया फाइनल, बहुत लोगों का कैरियर ही समाप्त कर दिया। और यह हाल अरस्तु का था। अरस्तु ने यूरोप के अंदर एक बार एक कथन कहा था, स्टेटमेंट कहा था। क्या कहा था? 2500 तक उस स्टेटमेंट को कोई यूरोपियन काट ही नहीं पाया। अब वो अरस्तु ने कह कैसे दिया, ये मैं भी अचंभित हूं। क्या कहा था जानते हो? उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी। अरस्तु ने यूरोप में कथन कहा था, जानते हो क्या कथन कहा था? उन्होंने कथन कहा था कि बेवजह, पता नहीं क्यों उन्होंने ये कह दिया था, ये मेरा व्यक्तित्व राय नहीं है, अरस्तु की राय बता रहा हूं, एरिस्टोटल की राय। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं होती हैं वह डिसीजन सही नहीं ले पाती हैं, वह डिसीजन सही नहीं ले पाती हैं, ऐसा अरस्तु ने कहा। पूरे यूरोप में इस कथन का किसी ने काट ही नहीं, पता क्यों? अरस्तु ने कह दिया तो सब कुछ सही है, अरस्तु में बहुत दिमाग है, उसकी बात को कोई नहीं काटेगा। सब अपनी जो घर में महिलाएं थी, बहन बेटी बहुएं, उनको कमजोर नजरों से देखने लगी। मैं इस बात को गलत मान रहा हूं, ध्यान देना, ये गलत था, लेकिन जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात कह रहा हूं, काट नहीं पाया कोई। उन्होंने कहा 2500 साल तक यह स्टेटमेंट यूरोप में चलता रहा। किसी ने पूछा अरिस्टोटल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इसको तर्क दीजिए इस पर। मैंने कहा कि क्या तर्क दूं? क्योंकि महिलाओं के दांत कम होते हैं पुरुषों की तुलना में, यही कारण है कि उनमें कम दिमाग होता है। और ये मान भी लिया यूरोप वालों ने, बेवजह मान लिया। 2500 साल तक चला ये। आज से 200 साल पहले ही यूरोप के अंदर महिलाओं को बराबर सम्मान दिया जाने लगा, नहीं तो महिलाओं का वहां कोई सम्मान नहीं था। ये वो थिंकर थे जिन्होंने दुनिया के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां दे डाली। ठीक है, राजनीति विज्ञान का पितामह, जूलॉजी जंतु विज्ञान का पितामह, खुद बायोलॉजी का पितामह। तो ये उन लोगों की बात है, और यही भूमिका उत्तर हिंदुस्तान में रामचंद्र शुक्ल की है। 3 तोपों की सलाम, जो कह दिया फाइनल। चलिए, बीच बीच में ऐसी बात चलती रहेगी जिससे कि आपको दिक्कत ना बने, लेकिन अब समझिएगा समाज कितना कमजोर था कि 2500 साल तक कोई तर्क ही नहीं दे पाया उस पर, कोई गलत था। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में तो महिला माता के रूप में पूजी जाती है, दुर्गा के तौर पर पूजी जाती है, यहां सम्मान जबरदस्त था। यहां पर तो एक समय दौर गलत आया जिस दौर में महिलाओं का पतन हुआ, नहीं तो भारत में तो मार्च सत्ता थी। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है
सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में घर का मुखिया मां हुआ करती थी। भारत की तो फिलॉसफी अलग रही है, ठीक है, तो भारत तो ग्रेट है। ठीक, चलिए आगे चलिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखो पृथ्वी की बात चल रही है तो आपसे कोई सवाल पूछता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे एवरी ईयर 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक, आगे पढ़िए। अब देखो पृथ्वी के बारे में हमने ये सारे फैक्ट्स पढ़े, पृथ्वी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आई कि सर पृथ्वी में ये बात हमने पढ़ ली। पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। अब मैं पहले दो प्रकार की गतियां बता देता हूं। पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। अब कहोगे सर कैसे कैसे गतियां होती हैं? देखो गति, गति क्या है? गति ही जीवन है, गति ही जीवन है। एक बात याद रखना, जहां गति नहीं है वहां जीवन नहीं है। परीक्षा में सवाल आया जीवन क्या है, तो ऑप्शन था जहां गति है वहीं जीवन है। बिल्कुल सच बात है, जिसकी गति रुक जाती है वह मृत हो जाता है, जिसकी गति रुक जाती है वह मृत हो जाता है। आप खुद समझिए, देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रही है। भाई पृथ्वी है तो ये सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रही है ऐसे। अब ये सूर्य है, ये किसका चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा, ये इसका चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा किसका चक्कर लगा रही है? ब्रह्मांड का। ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, ये इसका चक्कर लगा रहा है। और ब्रह्मांड किसका चक्कर लगा रहा है? गॉड पार्टिकल का, भगवान के कण का। तो इसका मतलब हर चीज में गति है, हर चीज में गति है। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये गैलेक्सी है, ये यूनिवर्स है, हर एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तभी ही जीवन है, गति में ही जीवन है। ये बात आप लोगों को समझ में आया? अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं केवल पृथ्वी की बात करता हूं। पृथ्वी में कितने प्रकार की गति होती है? यहां पर दो प्रकार की गति होती है। अब दो प्रकार की गति कौन कौन सी होती है? ऐसे समझो आप हो, एक तो आप किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हो, परिक्रमा का मतलब है चारों तरफ घूम रहे हो, और एक अपने आप को ही घुमा रहे हो, एक अपने आप को ही घुमा रहे हो। किसी के चारों तरफ घूमना और खुद अपने चारों तरफ घूमना। अपने पैर पे कितने प्रकार की गति हुई? दो प्रकार की गति हुई। मोशन, पृथ्वी में जो गति होती है वो दो प्रकार की है, वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। पहले मैं थोड़ा सा यहां बता दूं, फिर वहां पर ये फैक्ट्स पढ़ लेंगे। दो प्रकार की गति कौन कौन सी होती है ये समझिएगा, आपसे बड़े आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। एक को बोलते हो रोटेशन, एक को बोलते हो रोटेशन, एक को बोलते हो रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन का मतलब समझ रहे हो? लट्टू, जैसे लट्टू घूमता है, ठीक है, घूर्णन। ऐसे समझो ये पृथ्वी है, ये ऐसे घूम रही है अपनी अक्ष पर, और ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो दोनों बात समझ में आई। रोटेशन, रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट, दिन और रात होती है, दिन और रात होती है। और परिक्रमा के कारण क्या होता है? वर्ष होता है, ईयर होता है, ईयर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे पृथ्वी की किस गति के कारण वर्ष होता है, ईयर होता है, तो आप क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन के कारण, परिक्रमा के कारण, ठीक है, ईयर। इसी के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, ठीक है, सीजनल चेंज, ऋतुओं में परिवर्तन। सीजनल चेंज भी किस गति के कारण होता है? रिवोल्यूशन के कारण होता है, घूमना, ठीक है। अपनी एक्स पर घूमना घूर्णन गति, और किसी के चारों तरफ घूमना परिक्रमण गति, रोटेशन। अपनी एक्स पर एक चक्कर कितने घंटे में लगा रही है और सूर्य के चारों तरफ कितने दिनों में लगा रही है। भाई दिन रात है तो मतलब समझ गए घंटों में होगा, और ईयर है तो दिनों में होगा, तो कितने कितने दिनों की कहानी है यहां समझ लीजिएगा। पृथ्वी की गति देखो, पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व दिशा में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना कैसे घूम रही है, ये लिख अभी दिमाग में रखो, फिर समझाऊंगा। अभी इसे माइंड में रखो, फिर समझाऊंगा। बिहार पीसीएस में सवाल पूछा गया, कितना आसान सवाल। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? पृथ्वी एक घंटे में कितना किलोमीटर घूमती है? देखो पृथ्वी एक घंटे में
1670 किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है। बिहार पीसीएस में सवाल पूछा गया, पृथ्वी की घूर्णन गति कितने किलोमीटर अपनी अक्ष पर घूम रही है ये, तो क्या बताएंगे 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, घूर्णन अवधि मतलब एक पूरा रोटेशन करने में कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। याद रखना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक पूरा चक्कर लगाती है अपनी एक्स पर। अपनी एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाती है। अर्थ टेक 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ रोटेशन। ये बात यहां तक समझ में आई। अब सवाल है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति में कमी आती है। बड़ा आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति में कमी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया है। क्या है ये, अब एक बात बताओ, एक तो ये हो गया, सही है, ये क्या भूमध्य रेखा, ये क्या है भूमध्य रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्ट्स है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भूमध्य रेखा से ध्रुव किधर है, इधर और नीचे। ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे क्या है, साउथ पोल। भाई परिक्रमा का मतलब है किसी के चारों तरफ परिक्रमा। परिभ्रमण, परि का मतलब भ्रमण, अपने चारों तरफ भ्रमण करना। परिक्रमा याद रखो, परिक्रमा का मतलब किसी के चारों तरफ घूमना। बोलते परिक्रमा करी हमने, गोवर्धन की परिक्रमा करी, तो एक स्थान की परिक्रमा करना, इसका मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। बस इसको याद रखो, परिभ्रमण याद रखना, परिभ्रमण अपनी एक्स पर परिभ्रमा करना। जो ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखो, ऑब्जेक्टिव सवाल ये बनेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति में कमी आती है। अब आपको कि कैसे, ऐसे समझो भाई, ऊपर ये ऐसे ऊपर की लाइनें क्या है, छोटी छोटी आ गई, ऊपर की लाइन छोटी छोटी आ गई, बीच वाली लाइन ज्यादा घूमती दिखेगी, एकदम ऐसे दिखेगी। ठीक है, और जितने ऊपर चलोगे आराम से दिखेगी, और ऊपर चलोगे और आराम से, और ऊपर चलोगे और आराम से। तो क्या कहा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति में कमी आती है। इसका मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो रोटेशन की स्पीड में क्या आएगी, कमी आएगी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, घूर्णन की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हो, टैकोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पृथ्वी की घूर्णन की गति को मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हो। आज से पहले आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, आज से पहले आपने इसका कभी नाम नहीं सुना होगा। इसका नाम है टैकोमीटर, इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ रोटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, टैकोमीटर। ये सीडीएस में सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया पृथ्वी की घूर्णन की गति को, जैसे आपने देखा, आप जानते हो वायु का दाब मापते हो बैरोमीटर, ठीक, दूध की शुद्धता प्योरिटी चेक करते हो, लैक्टोमीटर नाम सुना होगा आपने, ह्यूमिडिटी चेक करते हो, हाइड्रोमीटर सुना है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखो आगे क्या लिखा, घूर्णन की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हो, टैकोमीटर का प्रयोग करते हो। अब घूर्णन के परिणाम क्या होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, घूर्णन से क्या क्या मिलता है, ये सब कुछ पढ़ो, देखो सब आ रहा है, सारा कुछ मिलेगा। घूर्णन के परिणाम, रोटेशन रिजल्ट, भाई घूम रही है अपनी अक्ष पर तो उससे क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या उससे लाभ मिलते हैं, रिजल्ट क्या हैं घूमने से, क्या रिजल्ट निकल के आया अगर वो घूम रही है, क्यों घूम रही है, क्यों प्रयास कर रही है ऐसा। अरे एक साथ रुक जा, लेकिन नहीं, घूमने से हमें ये चीजें मिलती हैं। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र पता चलता है। अगर अपनी अक्ष पर पृथ्वी ना घूमे तो दिन और रात ना हो, एक जगह हमेशा दिन रहेगा, एक जगह हमेशा रात रहेगी, तो हर जगह रात हर जगह दिन। ये रोटेशन पूरा होने के लिए देखो ये सवाल पूछा गया, कहां कहां आया, आईएएस प्री 2013, राजस्थान प्री 1999, राजस्थान प्री सन 2000 में, डायरेक्ट लगातार 2 साल सवाल पूछा गया। आईएएस में भी सवाल पूछा गया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र चलता है, वायु की दिशा में बदलाव आता है, कभी पछवा चलती है, कभी परवा चलती है, कभी चक्रवात आता है। आप समझ गए, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड,
वायु की दिशा में बदलाव। अब वायु कैसे कैसे बदलती है, चक्रवात कैसे आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे सब कुछ आएगा। नेक्स्ट है महासागर की धाराओं की दिशा में बदलाव, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओशियन। जैसे आपने कल सुना होगा, परसों रास नाम का एक चक्रवात कहां पर आया, उड़ीसा के तट पर टकराया, पश्चिम बंगाल के तट पर टकराया और जनहानि, सबसे ज्यादा अर्थ हानि हुई, पैसे की बर्बादी हुई, लोगों के आवास खत्म हो गए। महासागर की धाराओं की दिशा में बदलाव होता है। ज्वार और भाटा, राइज एंड फॉल टाइड्स ऑफ एवरीडे, ठीक है, कभी ज्वार आता है कभी भाटा। ज्वार का मतलब क्या होता है, पानी बढ़ के आना एकदम 2 से 2.5 मीटर। रण ऑफ कच्छ में भारत में सबसे ज्यादा टाइड आता है ना, ऊंचाई से, ऊंचा पानी एकदम समुद्र से एकदम अंदर घुस गया बड़ी। और एब का मतलब, भाटे का मतलब क्या, अंदर चले जाना समुद्र के पानी, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरीडे। तो घूर्णन के परिणाम है ये। पृथ्वी घूम रही है, उसके कारण कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र, वायु की दिशा में बदलाव, महासागरीय धाराओं की दिशा में बदलाव और ज्वार भाटा की स्थिति में दैनिक बदलाव। अब पृथ्वी की गति, परिक्रमण की वजह से क्या हो रहा है, देखो पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ द अर्थ, परिक्रमण, रिवोल्यूशन, कैसे चक्कर लगा रही है, ये बीच में सूर्य है, बीच में कौन है, सूर्य है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको, ये बताओ भैया। अब ये बीच में सन है और ये पृथ्वी घूम रही है, कैसे घूम रही है, अब देखो सवाल पूछा गया, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे पथ पर चक्कर लगा रही है, तो आप बताएंगे पृथ्वी एक अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। समझ रहे हो, पूरा गोल नहीं, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ये बीच में सूर्य है, पृथ्वी यहां पर है, समझ गए, ऐसे घूम रही है। तो सवाल पूछा जाता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस दिशा में चक्कर लगा रही है, तो आप क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो, एरो दिख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। वहां आपने रोटेशन की स्पीड पढ़ ली थी, यहां देखो परिक्रमा की स्पीड कितनी है, परिक्रमा की स्पीड कितनी है, देखो आपके सामने है 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड। अगर घंटे में बात करोगे तो क्या कहोगे, घंटे में बात कहोगे 1,07,000 किलोमीटर पर सेकंड, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। घंटे में 1,07,000 किलोमीटर पर आवर और सेकंड में 30 किलोमीटर पर सेकंड घूम रही है। कितना, 30 किलोमीटर पर सेकंड, ये दोनों बात याद रखना। परिक्रमण गति कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकंड। देखो आईएएस प्री 2006 में पूछा गया, आईएएस प्री 2006 में, ठीक। अब अच्छा एक चीज और याद रखिए, जहां मैं आईएएस लिख रहा हूं, पीसीएस लिख रहा हूं, मोस्टली यही लिखे हुए हैं इसमें। आपको ऐसे ही क्यों लिखे हैं, जब यहां आ रहे हैं ये ऐसे आज सवाल बन गए कि हर जगह आएंगे। अब ये हर जगह आने की पूरी संभावना है। परिक्रमण की गति कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकंड या 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। घंटे में 1,07,000 किलोमीटर प्रति घूमती है सूर्य के चारों तरफ, अगर मिनट में देखोगे तो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड की गति होती है। चलो बहुत बढ़िया बात है। और अब इसके परिणाम भी मिलेंगे, इससे क्या हो रहा है भैया। अब देखो कितने दिनों में पूरा करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक। एक बात समझना, अब 365 दिन है, हम ये वाला टाइम भूल जाते हैं, तो हम एक वर्ष में कितने दिन बोलते हैं, 365 दिन, है ना। जब ये 365 दिन तो ये हो गए। एक बात बताओ, 4 साल जब हो जाएंगे, जैसे ये साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये 5 घंटे 48 मिनट भी तो जुड़ेंगे। और जब 5 घंटे 48 मिनट 4 बार जोड़ेंगे तो लगातार ये भी एक दिन के बराबर हो जाएंगे, 24 घंटे के आसपास। तो उस वर्ष लीप ईयर माना जाता है, तो चौथे वर्ष में लीप ईयर माना जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, फरवरी में 29 दिन कर दिया जाता है। फरवरी में कितने दिन कर दिया जाता है, 29 दिन, ठीक। देखो ये रहा, लीप वर्ष अतिरिक्त 0.25 सौर दिवस को प्रत्येक चौथे वर्ष में पूर्ण सौर्य दिवस मान लिया। मतलब 0.25 का मतलब समझ गए, 1/4, मतलब ये 1/4, सही है। मौसमों में बदलाव का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है पृथ्वी में जो सीजनल चेंज है, मौसम में परिवर्तन है, कभी बरसात हो रही है, कभी बसंत ऋतु है, कभी सर्दी है, बहुत गर्मी है, तो ये किसके कारण है, तो याद रखना पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखो कहां कहां पूछा गया, झारखंड पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में सवाल पूछा गया है। पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, सीजनल चेंज क्यों होता है। द बिगेस्ट रीजन ऑफ सीजनल चेंज इज अर्थ इज एक्सिल टिल्ट
बाई 23.5 डिग्री। अब ऐसे समझो ये पृथ्वी है, ये अक्ष है, तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। कितना है ये 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सीजनल चेंज होता है। चलिए जी आगे देखिए परिक्रमण। अब परिक्रमा से क्या क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनते हैं। क्या अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, इसके क्या परिणाम मिलेंगे, इसका क्या उत्तर मिलेगा। तो पहला क्या है, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो उस घूमने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बड़ा दिन, कभी छोटी रात, कभी बड़ी रात, कभी बरसात, कभी सर्दी, कभी बसंत, कभी पतझड़। क्लियर है? ठीक है, तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। वर्ष के अलग अलग समय में दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, समझना, डे और नाइट, कभी दिन बड़े हैं कभी रात बड़ी है। शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट, वायु दाब की पेटियों में बदलाव। ठीक है, कभी जो हवा है किसी दूसरी दिशा से चलेगी, क्योंकि हवा का एक नियम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को ये बहती है। वायु क्या होती है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ को फ्लो होती है। इसको बोलते हैं वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। अक्षांशों का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द लैटिट्यूड। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच संबंध का वर्णन विषुवतीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। यह एक बसंत विषुव से दूसरे विषुव के बीच की अवधि होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच संबंध का वर्णन विषुवतीय वर्ष के आधार पर होता है, यह भी ध्यान देना। यह बात क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिएगा आप, ये जितनी भी बात कही है मैंने, अब मैं इसको समझा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक एक चीज जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब समझो, थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ना है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा समझिए। थोड़ा समझने की बात आई है, इसको समझना है। जितना भी पढ़ाया उसका सार समझ लो। अब जिसने सार समझ लिया उसको जितना पढ़ाया और आगे जितना पढ़ोगे वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझो, ये है सूर्य, ये सन है, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। क्लियर है? ये पृथ्वी है, ठीक। अब ऐसे समझो, से बीच में काट दो बिल्कुल। ये समझ में आया आपको कंसेप्ट? ये पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ये पृथ्वी है, अर्थ। ठीक, अब ये समझो, ये सूर्य है, ये स्थिति तो है 21 जून की उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम कहां पर हैं, 21 जून, और ये है 22 दिसंबर, ये 21 मार्च, ये 23 सितंबर। समझते रहना जो बात चल रही है। अभी मैंने कहा था पृथ्वी अपनी एक्स पर कितना झुकी है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बात हुई थी अभी ये। अब ऐसे समझो, मैं एक डायग्राम ऐसे बना के दिखा रहा हूं, अगर ये पृथ्वी है और ये था, अगर ये ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है, तो एक्सिस फिर ये ऐसे मानी जाएगी। तो यही तो लिया मैंने लाइन, ये वाली लाइन मैंने यहां लिख ली, ठीक है, और ये सब खत्म कर दिया बीच वाला। कौन सा खत्म कर दिया, एक तो ये वाली खत्म कर दी, और
एक ये खत्म कर दी, ठीक है, और एक ये खत्म कर दी, ये बची ना। तो इसी को मैंने यहां पर ये 4 डायग्राम में ऐसे बना लिया। बताओ समझ में आया नहीं ये बात? अब ये क्लियर हो गया? मतलब ये वाली बात मैंने सब जगह ऐसे लिख ली और फिर बीचों बीच पृथ्वी को ऐसे काट दिया, ठीक। अब ये सारा का सारा खेल मैं नदर्न हेमिस्फीयर के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? उत्तरी गोलार्ध के लिए कर रहा हूं, ठीक। अब सूर्य का ताप देखो यहां पर पड़ रहा है। अब समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं भैया, थोड़ा सा समझते हुए चलना। यहां पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ेगा एकदम। अगर सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ रहा है, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां तो क्या होगा? दिन होगा। और जो बैक साइड है वहां रात होगी। क्या होगी? वहां रात होगी। क्लियर हो पा रहा है? ऐसे समझो जैसे यहां पर ये देखो, समझ रहे हो? मेरी बात क्लियर हुई आपको या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ में आया तो ज्योग्राफी में बहुत कुछ समझ में आएगा। सूर्य का ताप पड़ रहा है, जब सूर्य का ताप इन पे पृथ्वी पर पड़ेगा, जो फ्रंट होगा वहां दिन होगा, और जो बैक एंड है वहां रात होगी। वहां क्या होगा? रात होगा। अब समझिए, जब सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा है, ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है, ठीक। यहां क्या देख रहे हो? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये समझिएगा, इस वाले क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर वाला क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध है। ये मैं उत्तरी गोलार्ध को रेफरेंस लेके चलूंगा क्योंकि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इंडिया कहां पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया कहां पर है? नदर्न हेमिस्फीयर पर है। उसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं। बस इस टॉपिक को ही पढ़ना है आज, इस टॉपिक को ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा। अगर 21 जून को यहां पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक है तो उत्तरी गोलार्ध में भारत भी है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये दिखाना पड़ेगा। यहां समझ लो, ये मैटर क्लियर करना है पहले। अगर ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये ऐसे, भारत भैया यहां पर है, भारत यहां पर है, ठीक। जब भारत यहां पर है तो इस पूरे गोलार्ध का नाम क्या? उत्तरी गोलार्ध, ठीक। तो मैं उत्तरी गोलार्ध रेफरेंस लेके चल रहा हूं भारत के हिसाब से, और भारत के हिसाब से फिर सारी चीज आप समझ लेना, ठीक है। बस इतना मुझे समझाना था। अब आ जाओ यहीं पर। सूर्य का प्रकाश जब यहां पे पड़ा तो आप समझ रहे हो, यहां पर ये दिन हो गया, डे, और ये क्या होगी? रात होगी। क्या होगी? रात। आप देख रहे हो उत्तरी गोलार्ध में भारत एक देश है, तो भारत के रेफरेंस में उठा के चलो। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि दिन में देखो प्रकाश ज्यादा है और यहां छोटी सी रात है, रात सबसे छोटी। तो याद रखो, उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लार्जेस्ट डे स्मॉलेस्ट नाइट होती है। यही कारण है 21 जून को भारत में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और इसी कारण 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। बात क्लियर हुई? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है। क्लियर हुई बात? ये को डाउट? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये अपने मस्तिष्क में आप ऑटोमेटिक सवाल उठा लोगे, जब सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात होगी, और जहां दिन बड़े होते हैं जिस गोलार्ध में, वहां गर्मी का सीजन होता है। याद रखना, जहां दिन बड़े होते हैं जिस गोलार्ध में, वहां गर्मी का सीजन, और जहां दिन छोटे होते हैं जिस गोलार्ध में, वहां सर्दी का सीजन। क्लियर है? तो इससे मतलब ये हुआ, अगर पृथ्वी ये है और उत्तरी गोलार्ध में जून में गर्मी रहती है, तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में जून में सर्दी का मौसम होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों सर्दी पड़ रही है, जैसे अफ्रीका के कुछ स्थान पर सर्दी पड़ रही है, जैसे साउथ अमेरिका के देशों में सर्दी का मौसम चल रहा है। जैसे भारत में गर्मी, क्योंकि यहां अगर गर्मी का सीजन चल रहा है अभी, तो नीचे वाले में क्या होगी? सर्दी का मौसम होगा। इस तरीके से मैप में आप ऑटोमेटिक लगा सकते हो कि अगर जो देश, कभी कभी देख रहे हो वहां के लोग टी शर्ट, वो ऊनी वस्त्र पहन रहे हैं, तो आप समझ लोगे क्योंकि भारत में अगर गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सर्दी होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि देख लो यहां पर नीचे क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या? दिन यहां छोटा दिख रहा है, और देखो रात बड़ी दिख रही है। यहां पर रात, यहां पर क्या दिख रही है? बड़ी दिख रही है दिन से। कोई डाउट?
तो यहां पर आप लोगों को उल्टा लेके चलना है और ऊपर उल्टा लेके चलना है। यहां पर क्या दिखा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हैं रात से। सेम दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, रात बड़ी है दिन से। ठीक है, तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब 22 दिसंबर को देख लो, अब 22 दिसंबर को देख लो। अच्छा, 21 जून को ही समर सोलिस्टाइस कहते हैं। समर ग्रीष्म अयनात, क्या कहते हैं भैया, ग्रीष्म अयनात। यस सर, यूरोप में अभी समर है। हाँ, यूरोप तो हमारे साथ ही है ऊपर भैया, यूरोप तो आयुष हमारे साथ ही है ना। अब आपको कि सर यूरोप हमारे साथ कैसे, लो देख लो, सब कुछ लाया हूं आपके लिए, सब कुछ देख लो मेरे भैया, सब कुछ देख लो। अब कहां दिखाऊं मैं आपको, आउटलैप मैप, वर्ल्ड मैप, भारत, यहां से दिखा दूंगा, चलो सही है। देखो ये ऐसे समझो, ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। मैं यहीं पे समझा दूं, सारा खेल यहीं पर क्लियर हो जाएगा। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कुछ ऐसे जा रही है। आजा पेन भैया, पेन आजा, ऐसे समझो, ऐसे है भूमध्य रेखा। ये देख रहे हो, ये पेन इस पे चल नहीं रहा, एक हाथ सा बन के दिख रहा होगा, ये भूमध्य रेखा यहां पर है। अब मैं इसको अगर कहीं दिखाऊं आपको, किधर दिखा सकता हूं, भारत की पोजीशन, इंडियन पोल्ड, वर्ल्ड मैप, अदर मैप, भारत की कोस्टलाइन, ज्योग्राफी ऑफ थ्योरी, ज्योग्राफी कहीं दिखेगा, ज्योग्राफी क्वेश्चंस, वर्ल्ड का मैप अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो किससे बेहतर देख सकते हो, क्या ये देख पा रहे हो भैया, इस पे मार्क वो चल नहीं रहा पेन, अगर ये आपको समझ पाओ तो समझ लो। क्योंकि देखो यूरोप है, ये रहा यूरोप है, ये जहां पर मैं ये कर रहा हूं यूरोप है ये, तो इसका मतलब यूरोप कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ना, और नीचे जो ये क्षेत्र है इनमें सर्दी है आजकल। ठीक, बस इतना समझ लो। अब क्लियर हुई कहानी ये, यहां तक मैटर समझ में आया। चलिए अब देखो यहां 22 दिसंबर में, 22 दिसंबर का खेल देखो, ये समर सोलिस्टाइस को बोलते हैं ग्रीष्म अयनात। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनात। ग्रीष्म अयनात, ग्रीष्म अयनात का मतलब है सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटी रात। हां भैया, जो भूमध्य रेखा है वो 10 देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों से। वो कल पढ़ेंगे, कल में आएगा, कल की क्लास सभी लेना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, सारा डेटा पढ़ेंगे। ठीक, अभी पहले इस टॉपिक को पढ़ लो, जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज ये पढ़ लो बस। इसे पढ़ने के बाद कल मैं और बेहतर तरीके से आपको मैप सारे दिखाऊंगा, जिससे कि आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब ये समझो, ऐसे सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ा। अब ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है टोटल, ये वाला टोटल क्या है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला है ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब ये समझो सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा तो जहां प्रकाश है वहां दिन होता है, और जहां नहीं है वहां रात होती है। तो अब इसमें आकार में भी देख रहे होंगे, दिन तो छोटा सा दिख रहा है, और रात देखो, रात का एरिया बड़ा दिख रहा है, रात का एरिया बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, नाइट सबसे बड़ी होती है, और डे सबसे छोटा होता है। कब, 22 दिसंबर में। इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, शीत अयनात। शीत अयनात, या क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं शीत अयनात उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि देखो 22 दिसंबर में क्या सबसे बड़ी रात है, वो सबसे छोटा दिन है, होता है ना। और हम पता क्या कहते हैं, 25 दिसंबर को बड़ा दिन, हम जनरली पता क्या याद रखते हैं अपने यहां, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, 25 दिसंबर को एक्चुअल क्या है, दिन घटने बंद हो जाते हैं। अब
दिन घटने बंद हो जाते हैं, अब रुक जाएगा दिन घटना, जबकि रात 14 घंटे की हो चुकी है, दिन 10 घंटे का ही है तब भी। लेकिन हम क्या कहेंगे, अब दिन है ना, अब धीरे धीरे 10 घंटे 5 मिनट, 10 घंटे 8 मिनट, 10 घंटे 12 मिनट, 10 घंटे 16 मिनट, 10 घंटे ऐसे बढ़ते चलेगा। अब फिर जाकर ध्यान देना 21 मार्च को, 21 मार्च को मेरे भैया, 21 मार्च को क्या सूर्य का प्रकाश ऐसे पहुंचा? देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर बराबर पहुंच रहा, बिल्कुल ऐसे समझिए। क्या होगा 21 मार्च को? डे और नाइट बराबर, डे बराबर नाइट, दिन और रात बराबर बराबर हो जाएंगे। और इस 21 मार्च को, इस 21 मार्च को क्या कहते हैं जानते हो? बसंत ऋतु। क्या बोलते हैं? बसंत। बसंत का मतलब स्प्रिंग। क्लियर हो गया? और 23 सितंबर को भी यही हाल है। 23 सितंबर को भी देखो सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा, बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है दिन और रात कब कब बराबर होते हैं, तो ये याद रखना, मैं तारीख सारी बताऊंगा, लिखाऊंगा, तो यहां पर भी डे बराबर नाइट, यहां पर भी डे बराबर नाइट, दिन और रात की अवधि बराबर होती हैं 23 सितंबर को। और इसका नाम क्या होता है? वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, मतलब शरद विषुव, शरद विषुव। तो बस प्लीज मुझे बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो नो लिखो, मैं वापस समझाऊंगा, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, बहुत जल्दीबाजी से कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा, मैंने 4 डेट बताई अब आपको यहां पर। 4 डेट में सबसे पहले क्या बताया? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, ये सारी डेटें आपको याद हो गई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले भी पढ़ रखा है। हां गौरव, मैं सारी बताऊंगा भाई, जब आप मेरे साथ लगे रहेंगे ना, मैं सब कुछ कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो कितनी सारी चीजें हैं, मैं आपको सारी चीज कराऊंगा। अभी तो शुरू हुआ है। ज्योग्राफी आपके टिप्स पे लाके छोड़ना है मुझे 2 महीने में, मैप के थ्रू सारी ट्रिक वर्ल्ड की भी सिखा दूंगा, बस लगातार लगे रहिए, पर सीखना जरूर है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये नदर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस में, उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में। ये क्या बताया यहां पर? सबसे बड़ा दिन, सॉरी, डे बराबर नाइट बताया, डे बराबर नाइट। इसका नाम था बसंत ऋतु। इसका मतलब था डे सबसे बड़ा है, डे ग्रेटर देन नाइट। कहने का मतलब है ये ग्रीष्म अयनात। संक्रांति भी बोलते हो अयनात को, संक्रांति। यहां क्या होगा? फिर डे बराबर नाइट। ये क्या है? शरद ऋतु। वर्नल इक्विनॉक्स। और ये क्या था? नाइट बड़ी है डे से, ये शीत अयनात। समर सोलिस्टाइस, वर्नल इक्विनॉक्स, ऊपर लिख दिया ना इनके बारे में मैंने, एंड विंटर सोलिस्टाइस एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्लियर हो गया? ये सभी को समझ में आया? ये मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस में लिखाया है। ठीक, अब उल्टा, जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट इस वाले में कर देना। इस वाले में क्या करोगे? जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। ध्यान देना, मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये डेट बराबर रहेगी, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा ना। हर बीच में 3-3 महीने का गैप है, सभी के बीच में 3-3 महीने का गैप चल रहा है पूरा। वो 3-3 महीने के गैप को ही इस तरीके से माना जा रहा है। ठीक,
ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलो अब पीडीएफ पे पहुंचेगा। ये सारी बात अब शायद समझ में आई होगी। ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण हो रहा था, परिक्रमण के परिणाम, रिवॉल्यूशन रिजल्ट क्लियर हो गए। अब देखो ये जितनी भी बात बताई है सारी यहां पर 21 मार्च की स्थिति, सारा कुछ ऑन टिप्स है। जितना भी लिखा है सब कुछ आ गया ना, यहां पर लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सारा खेल यहीं पर आपके सामने आ गया, आपको समस्या नहीं आएगी। ये सूरज है बड़ा सा और ये पृथ्वी है, देखो बीचों बीच में एकदम बराबर पड़ रहा है, सही है ना। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे नीचे देखो 21 जून, ये रहा 21 जून की स्थिति पूरी, जितना मैंने वहां बोला यहां सब कुछ लिखा है। ये मैं आपको नोट्स दूंगा ही, ये नोट्स आपको मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 23 सितंबर की स्थिति आपको दिख गई, अभी बताया। देखो कितनी जगह आया सवाल, लाइन लगी पड़ी है। उत्तर प्रदेश दरोगा 1994, मध्य प्रदेश 1992 पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस 97, उत्तराखंड 2002, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस 2004। सारा का सारा खेल है। 22 दिसंबर देखो ये रहा, सितंबर आ गया, 23 सितंबर, ऐसे 22 दिसंबर। बात यहां तक क्लियर है। ये सारे नोट्स आपको आज की क्लास जितना समझ में अगर इतना आया है तो ये सफिशिएंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं भी काफी दिनों के बाद जैसे आज आपके साथ आया हूं और उम्मीद करता हूं आप सबको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। सभी को धन्यवाद कि आपने इतने दिनों के बाद उसी तत्परता, उसी सजगता, उसी जोश और जज्बे के साथ, उसी समर्पण के साथ इस क्लास को लिया। और इस तरीके से ही जब आप क्लासेस और डेटा अपने माइंड में रखते चले जाएंगे, परीक्षा तक आपके पास बहुत सारा डेटा आ चुका होगा। हम इस समय का सदुपयोग बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।